n माइनस 1 तक ही होगी। ओके, तो यहाँ पर हम एजम्पशन करेंगे, हम एक एजम्पशन करेंगे that n is equal to 3। ओके, हमने देखा कि n is equal to 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारी आ रही है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारी 3। तो एजीमुथल नंबर की वैल्यू होगी हमारी n-1 मींस 3 - 1 = 2 तक, तो l की वैल्यू होगी हमारी 0 1 2। ओके, अब 0 1 2 मींस जो कि इलेक्ट्रॉन है वो 0 मींस s सेल में प्रेजेंट हो सकता है, 1 मींस p सेल में प्रेजेंट हो सकता है और 2 मींस d सेल में, मींस s p d तीनों सब सेल्स में वो प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन जब उसकी वैल्यू n की वैल्यू होगी 3 मींस जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो सब सेल्स s p और d में प्रेजेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज मींस द शेप्स s p d ऑर्बिटल भी डिस्कशन है। ओके, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? द क्वांटम नंबर ml मींस जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन। ओके, डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन यहां पर शो करता है। ओके, डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट हमने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हैं, तो इसकी वैल्यू है -L2 + L। ओके, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर L की वैल्यू हुई हमारी 2। ओके, यहां से हमने देखा कि L की वैल्यू 2 हुई। मान ली एक तीनों वैल्यू है, मींस S में P और D में तीनों में होगी इलेक्ट्रॉन, इसमें से हमने ये वैल्यू उठाई। ओके, तो M की वैल्यू होगी हमारी -L2 + L, तो यहाँ पर होगा -2 -1 0 1 and 2। ओके, तो ये हुई हमारी m की वैल्यू, मींस कितने ओरिएंटेशंस इतने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट है उसके, मींस जो हमारे मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम है वो डायरेक्शन ओरिएंटेशन ऑर्बिट में इतने टाइप्स के ओरिएंटेशन हमें बता सकती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज +½ and -½ ओके, तो ये नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमारे हुए 4 क्वांटम नंबर, स्पिन तो +½ and -½ ओके, तो ये हो गया हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो यहां पर हमें मिला कि स्पिन मींस +½ मींस क्लॉकवाइज and -½ मींस एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो यहाँ पर +½ है -½ यहाँ पर हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में हो सकती है, जो कि उसका ओरिएंटेशन देखा कि वो कैसे प्रेजेंट है, कैसे रोटेट मींस रिवॉल्व कर रहा है, कैसे रिवॉल्व कर रहा है क्वांटम नंबर उसका। जब हमने L फाइंड किया तो पता चलेगा कि कौन सी सब सेल में प्रेजेंट है, और जब N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिला तो हमें पता चला कि कौन सी एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। अगर हमने एग्जाम्पशंस के बारे में पढ़े, एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि हमें पता चला वो सबसे मींस सेल थर्ड में प्रेजेंट है, जिसमें से एजीमुथल क्वांटम हमने लिया 2 मींस यहाँ पर 2 मींस D सब सेल में प्रेजेंट है। अगर D सब सेल में वैल्यू आ रही है ये वाली, तो मींस वो ऐसे -2 -1 0 1 2 ये इतने ओरिएंटेशन शो कर रहा है, और उसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आ रही है +1/2, तो हमें पता चल रहा है कि वो ऐसे ओरिएंटेशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। मींस जो कि अनसर्टेनिटी थी कि जो हम उसकी पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते, हमने एक्यूरेट पोजीशन तो फाइंड नहीं की, लेकिन एक असम्पशंस के द्वारा, एक असम्पशंस के हेल्प से हमने ये पता चलाया कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कौन सी सेल में प्रेजेंट है, कौन सी सबसेल्स में प्रेजेंट, मींस हमने धीरे-धीरे अनसर्टेनिटी दूर की। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम्स के मींस क्वांटम नंबर्स के हेल्प से हमने अनसर्टेनिटी दूर की, जिससे हमें पता चला कि कौन से प्रेजेंट है। मींस ये देखो एजम्पशन हमें लिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 3 होगा, तो एजीमुथल ये इतने हो सकते हैं 0 1 2। ओके,
देन मैग्नेटिक स्पिन कोऑर्डिनेट सर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर -0 -1 +1 -2 -1 ओके। तो यहाँ पर होगा 0 -1 -1 -2 -1 2 ये हो सकता है ओके। तो +1 +2 +1 +2 0 0 -1 -2 ओके। तो इतने हो सकते हैं। एंड मैग्नेटिक स्पिन तो +1 -1 +1 -1 +1 ये हुआ ओके। तो यहाँ पर तीनों के उसने लिखा है 0 का 0, यहाँ पर माइनस ये है 1 है तो यहाँ पर -1 0 एंड +1 ये है तो 0 -2 -1 0 -1 एंड 2 ये इतना हुआ, इसका इतना हुआ मींस टोटल 0 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मींस सबको मिलाकर इतने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ओके। और मैग्नेटिक स्पिन तो इन सबका 0 का +1 ये सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शो किए ओके। इसका ऐसे ओके ये शो किए। नोट you may note here that the third cell contain maximum 18 electrons और यहाँ से हमें पता भी चला कि उसमें 18 electrons present means 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 electrons यहाँ पर present है। अब यहाँ पर shapes की जब बात करें we have defined 3 dimensional region। जब 3 dimensional region हमने बोला था कि जो cells है substance present है वो 3 dimensional region है। तो जब आप न्यूक्लियस where there is a maximum probability of finding electron means जो शेप्स बढ़ा वहां पर हमने कहा था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें मिल सकते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व सच एन कर्व डिफाइन द वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक कर्व है मींस यहां पर प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड वो सेल की जब हम बात करते हैं यहां पर हम मैक्सिमम यहां पर शो करें। इफ यू पुट ऑल सच कर्व टुगेदर इट शुड बी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी since the radial probability does not become zero at any distance okay। तो probability zero नहीं हो सकती, हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। The curve show that radial probability of given direction the probability would be same for all possible directions। If you put all curve together it will be spherical distribution electron probability। Since the radial probability does not become zero at any, we cannot specify size of sphere, therefore the orbital is represent the boundary surface diagrams is made thought that the region of space which contain 95% of probability of finding electron as indicating। तो probability यहाँ पर शो कर रहा है means ये हुई हमारी s okay। the radial probability show for 2s the orbital value यहाँ पर 2s की yes ऐसे होगी 2s की ऐसे होगी तो probability initially increased और substance बढ़ा ओके। यहाँ पर ग्राफ और सेल का यहाँ पर डायरेक्शन दिया है। A node is the region where the probability of electron is close to zero। zero नहीं हो सकती लेकिन close to zero हो सकते हैं मींस ना मिलने के ना भी मिल सके ऐसा। close to zero equals spherical node therefore n spherical node is also okay। We know now we draw a spherical P। अब P में हमें पता है P में 3 पार्ट होते हैं। P में Z, X, Y and Z means Px, Py and Pz की कुछ ऐसे होते हैं। Px ऐसे होती है ऐसे, Py ऐसे और Pz ऐसे होती है ओके। तो यहाँ पर डायरेक्शन और शेप्स यहाँ पे दिए हैं ओके। तो ये हो गए। फिर D में there are 5 dz2 dxy dz dxz and dx2 minus y2। तो ये 5 होती है इसमें ये डायग्राम्स है तीनों पांचों ऑर्बिट के जो हमें याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने जा रहे हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स में हमने पढ़ा था मींस यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स है जिसमें हम पता लगा सकते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज है उसको पढ़ने की जो कि हम आगे कवर करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मास, मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो मास, मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स तीनों टर्म्स हम बहुत फेमिलियर है, हमें पता है कि तीनों क्या है ओके। तो मोलर मास मींस मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस तो हमें पता है। मोलर मास वो होता है जिसे हम कहते हैं मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस मींस 18 ग्राम ऑफ वाटर को मोलर मास कहेंगे जिसमें
1 मोल ऑफ वाटर, ओके, 1 मोल ऑफ H2, देन 1 मोल ऑफ CO2 का मास होगा 44 ग्राम, जिसे हम मोलर मास कहेंगे, ओके, मोलर मास. We have 18 gram of water, we have 1 mole of it, and suppose 36 gram of water means 18 into we have 2 mole of H2, okay. In general we have sample from n into 18 gram, the number of moles of water should be denoted by n. The main generalization, the number of moles, number of यहाँ पर the first formula I used to this number of moles is equal to mass in gram by molecular mass, okay, by molecular mass. There is a formula of finding how many number of moles are present in mass. Means x gram given of any substance. Means here if we have to find of number of moles of H2O is equal to H2O का कितना दिया गया यहाँ पर 36 ग्राम, okay, तो 36 divided by 18 molecular mass 18, तो sorry that is 6, तो यहाँ पर 2, the number of moles of H2O will be 2. So these relations are useful in further calculation because it just is for calculations, but it may help you in very much big calculations in such examples like limiting reagent and empirical formulas. Then the reaction example 0.5 mole of 0.5 mole of aluminum is required. Calculate the amount of aluminum required in grams, okay. So here x and molecular aluminum formula is 27, so 27 simply 27 we have to atomic mass here में यहाँ पर 27 रख देंगे क्योंकि number of moles is equal to mass in gram by molecular mass. यहाँ पर molecular mass और number of moles हमें दिए गए, हमें फाइंड करना है कितना ग्राम, ओके. तो here 0.5 into 27 करेंगे तो हमें x मिलेगा, यहाँ पर डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 20 is equal to 13.5 gram of aluminum will be required. Next is molar volume, okay, molar volume. So we know that from the formula density is equal to mass by volume. Density is equal to mass by volume, okay. So this is suppose taken this as a molar volume, so we have to find formula for molar volume. Then for molar volume will be mass, molar mass divided by density, okay, divided by density. Just simplifying this formula, we know the value of molar volume, okay. Do for attempt this formula, we will do it later, okay. Next is molecular and empirical formula. यहाँ पर there are two molecular formula and another one is empirical formula. मोलर फॉर्मूला हम किसे कहते हैं? ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6 को हम कहते हैं मोलर फॉर्मूला. लेकिन मोलर फॉर्मूला को हम सिंपलीफाइड वे में लिखना चाहे किसी भी कंपाउंड के लिए, सिंपलीफाइड वे में लिखना चाहे किसी भी कंपाउंड के लिए, तो हियर बाय डिवाइडिंग 6 द होल टर्म द एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा इसका C1H2O1, ओके. तो ऐसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं बाय परसेंटेज गिवन ऑफ कंटेंट्स. मीन जो भी रिएक्टेंट है, मींस यहां पर C6H12O6 की बात कर रहे थे हम, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो यहाँ पर परसेंटेज दिए गए होंगे, जिससे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना था. तो लेट्स स्टडी हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. Molecular formula shows the actual number of atoms of different elements in a molecule of compound, okay. Actual number जितने भी atoms में molecule present है, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, इन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज, वो हमें देता है molecular formula कि कितने number of atoms और molecules present है, okay. It's just some theory, not needed theory.
मीन्स यहाँ पर जब अमोनिया की बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3, यहाँ पर भी NH3, क्योंकि वी कांट ब्रेक डाउन इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 मींस वी कांट ब्रेक डाउन मींस जब भी, लेकिन जब हम बात करते हैं इथेन की मींस C2H6 तो यहाँ पर उसे हम CH3 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 C1 और यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड किया मींस यहाँ पर 3 मींस CH3। ओके, तो यहाँ पर फ्रुक्टोज CH ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और बोथ है सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर CH2O जैसा। ओके, तो ये है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन अब हम ढूंढेंगे कि कैसे फाइंड करना होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, how much carbon is present in 1 kilogram of ethane whose molecular formula is CH4? How much nitrogen is present in ammonia in present kilogram of ammonia if we have to prepare substance made up of 58% carbon, okay, 58% carbon, 28.4% oxygen and 8.28% nitrogen and 6.56% hydrogen, और जो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि 58% कार्बन है, ऐसे परसेंटेज दी जाएगी जिससे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हम प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लेट वी हैव 50 कार्बन। ओके, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, अब हमें परसेंटेज में दिया होगा मींस 100% उसका मोलर मास होगा मींस डिवाइड बाय हम उसे 100 गिवन में 100 मींस उसका कंसेप्ट ऐसा है कि 100% परसेंटेज में दिया है। ओके, तो उसको हम जब हम 100 में करेंगे, ग्राम में करेंगे तो हमें मिलेगा 58.8 ग्राम। ओके, 58.8 ग्राम यहाँ पर मिला हमें 58.8 ग्राम प्रेजेंट होगा। यहाँ पर कार्बन 58.8 ग्राम, ऑक्सीजन 28, सिंपली उसे ग्राम में लिख देते हैं। ओके, 28.4, नाइट्रोजन 8.28 ग्राम और हाइड्रोजन है 6.56 ग्राम। ओके, अब इसमें जो डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, सबको अपने मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो मींस यहाँ पर मोल्स फाइंड कर दो मींस 12 16 नाइट्रोजन का 7 to 14। ओके, यहाँ पर 14 होगा एंड हाइड्रोजन 1 6.56 होगा यहाँ पर। सिक्स 6.56 हो गया यहाँ पर। 14 डिवाइडेड बाय 8.82, 8.28 डिवाइडेड बाय 14 मींस लेट्स यूज कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर से हम डिवाइड करेंगे। (8.28) डिवाइडेड बाय 14
0.59, 28.4 divided by 16, 1.77 and 58.8 divided by 12, 4.9. ओके, तो हमें मोल क्या, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है. ओके, ये हमें मिल गया नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है. तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट है, इसमें से स्मॉलेस्ट है उससे सबको डिवाइड कर दो. मींस 4.9 डिवाइडेड बाय 0.5. ओके, 1.77 divided by 0.5, 0.59 divided by 0.59 and यहाँ पर 6.56 divided by 0.59. ओके, तो लेट्स डिवाइड देम, सबको डिवाइड कर दो सबसे छोटे नंबर में से. ओके, तो 4.9 divided by 0.5 divided by 0.5, 0.59. Okay. Divided by तो इसका तो 1 होगा. ओके, इसका 1 होगा. डिवाइडेड बाय 0.59. ये तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर इसका 1 होगा और यहाँ पर 656 डिवाइडेड बाय 59 मींस हमारे पास आएगा वैल्यू 2.7 समथिंग आएगा. ओके, 2.7 आएगा. और यहाँ पर 177 मींस 596 3.2 आएगा. ओके, और यहाँ पर 49 0.59 यहाँ पर 6 आएगा. ओके, तो यहाँ पर कार्बन का हो गया हमारे पास 6, ऑक्सीजन का हो गया 3, नाइट्रोजन का हो गया 1 एंड हाइड्रोजन का हो गया 2. ओके, तो ये हो गया उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला. ये हो गया उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो जिसे हम कहते हैं रफ फॉर्मूला. ओके, वो एक रफ होता है, नॉट अ फिक्स. ये टोटल number of atoms and molecules, total number of atoms and molecules show नहीं करता. ओके, शो नहीं करता. ओके, शो नहीं करता. ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल शो नहीं करता. तो ये हो गया हमारा रफ एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो ऐसे फर्स्ट हमें क्या करना है, वन बाय वन जब देखेंगे. फर्स्ट हमें करना है कि जितना परसेंटेज दिया हो उसको ग्राम में कर दो. ओके, उसको ग्राम में कर दो. देन उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर दो. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर दो. नंबर ऑफ मोल्स मींस उसे क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का मीनिंग उसे करना है हमें उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड. ओके, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है जो सबसे छोटा हो स्मॉलेस्ट को डिवाइड करवा दो. डिवाइड ऑल. ओके, स्मॉलेस्ट से सबको डिवाइड कर दो. तो हमें जो सिंपलेस्ट नंबर रेशियो मिलेगा वो हमारा होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला. ओके, वो हमारा होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला. ओके, तो ऐसे फाइंड करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितने नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो शो नहीं करता. ओके, वो शो नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. ओके, तो यहाँ तक हमने देखा कि हमें कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, उसका कंसेप्ट क्या है वो हम देखेंगे. परसेंटेज कंप्लीट. We can solve the problem using the three basic concepts. The answer is yes. Atomic mass, formula, and the mole concept are the basic tools needed to solve such problem. What percentage composition? Okay, कितने percentage? Okay. First, if we know the formula of compound, we can find out how much each of the elements are present in given quantity of compound. Aluminum is obtained from
its oxide Al2O3 from the formula we calculate we much or how much aluminum can be operated. Okay, at least in the principle from a given amount of aluminum oxide, calculation is done to make use the idea of percentage composition means. Okay, तो उसका फॉर्मूला हो गया मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल. ओके, 1 मोल मास कितना, 1 मोल का मोलर मास मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. ओके, तो यहाँ पे हमें मिलता है परसेंटेज कंपोजिशन. ओके, परसेंटेज हमें मींस हमें परसेंटेज बताता है कि इतना उसमें से हमें एल्युमिनियम मिलेगा. ओके, तो मास ऑफ एलिमेंट 1 मोल का कंपाउंड और इन एम्पिरिकल फार्मूला डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला इनटू 10. तो यहाँ से हमें परसेंटेज कंपोजिशन पता चला. वो परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम, मास ऑफ एल्युमिनियम 1 मोल ऑफ Al2O3, मोलर मास ऑफ Al2O3 इनटू 100 से हमें मिलेगा कि कितना एल्युमिनियम एक्सेस होगा. मींस यहाँ पर एंड में हमें पता चलता है कि परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम है हमारा 42.9%. ओके, वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन द सेम वे. इन Al2O3 हमें Al3O3 का O3 का मास फाइंड करना है 3 into 16 और नीचे पूरे Al2O3 का मास रखना है इनटू 100 करना है. तो हमें मिलेगा परसेंटेज कंपोजिशन के कितने परसेंटेज प्रेजेंट है. ओके, दिस इज जस्ट एग्जांपल करके देख लेना. ओके, now from atomic mass table we find that 1 mole of hydrogen atom has mass of 1 gram and 1 mole of oxygen has mass of 16 gram. Now we can write the unit conversion factor, so the hydrogen can be converted into moles and the oxygen can be converted into moles. Okay, दोनों को मोल्स में कन्वर्ट किया, दोनों को मोल्स में कन्वर्ट किया. तो यहाँ पर एक मोल में आया हमारा 11.11 gram of hydrogen and moles of water is 5.55 moles of hydrogen. Thus in water they are combined in ratio of 1.11 to 5. This is directly 1:8 यहाँ पर. ठीक, 1:8 में हमें मिलेगा यहाँ पर. Since the mole of element contain the same number of atoms as the mole of another element, the ratio of moles of atoms compound is ratio of the number of atoms. Okay, number of atoms हमें ratio बताता है. Next is chemical equation, reaction and stoichiometry. You have studied the reaction can be represented in form of chemical equation. A balanced chemical equation carries a wealth of its qualitative as well as quantitative. Let us consider the following equation and learn what all information carries. Means यहाँ पर ये reaction दी गई है तो qualitative equation tells the ion reacts with oxygen to form oxide. Okay, ions react with oxygen to form oxide. वो हमारा हो गया qualitative. means quantitative पे बेस पर हम जाएंगे. जब quantitative देखेंगे तो हमें पता चलेगा that the species specifies numerical relationship among the quantities of its reactant and product. The relation can be expressed microscopic quantities. Namely, means हम equations को देख के ऐसा कह सकते हैं कि 4 यहाँ पर 4 atoms of 4 moles of iron and 3 moles of O2 is reacted and giving the 2 moles of iron oxide. and microscopic का देखें तो moles और microscopic का देखें तो atoms and molecules. यहाँ पर हो गया quantitative में microscopic and macroscopic. तो microscopic में आएगा यहाँ पर 4 atoms of Fe plus 3 molecules of O2 gives 2 formula units of Fe2O3. ओके, यहाँ पर हो गया माइक्रोस्कोपिक. और मोल की बात करें तो यहाँ पर 4 मोल ऑफ Fe plus 3 moles of O2 gives 2 moles of Fe2O3. तो ऐसे मोल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक के बेस पर रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं. नाउ इज मास रिलेशन मींस यहाँ पर मास फाइंड करके कहेंगे. मींस 55.8 ग्राम ऑफ Fe is reacting with 32 ग्राम ऑफ O2 and giving 159.6 ग्राम ऑफ Fe2O3. ठीक है, तो ऐसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो वॉल्यूम से हम कह सकते हैं that 3 मोल ऑफ Fe plus 68.1 लीटर ऑफ O2 gives 2 मोल ऑफ Fe2O3. तो यहाँ पर ऐसे हम डिफरेंट वेज पढ़ रहे हैं. आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के
लिए कितने सारे वेज है। ओके, यहाँ पर माइक्रोस्कोपी एक साथ में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया और एग्जांपल दिए गए हैं, यहाँ पर उसे सॉल्व करने के कि हम वॉल्यूमेट्रिक और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वे में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वे में कैसे हम जो रिएक्शन है उसे एक्सप्लेन करके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाता है लिमिटिंग रिएजेंट में। लिमिटिंग रिएजेंट मींस रिएक्टेंट दैट कंज्यूम्स कंप्लीटली, मींस जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा पहले, मींस मान लो A प्लस B हो रहा है, मींस 2A और 1B की रिएक्शन होकर C फॉर्म कर रही है। अब जब 1B 2A के साथ रिएक्ट करके C फॉर्म कर देगा तब एक A बचेगा और लेकिन B नहीं बचेगा। ओके, B नहीं बचेगा और C भी फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर B टोटली कंज्यूम हो गया, B टोटली कंज्यूम हो गया, तो B को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, जिसकी वजह से रिएक्शन लिमिट हो गई, मींस अब आगे प्रोसीड नहीं कर रही है। ओके, तो इन एग्जांपल हाइड्रोजन इज सेड टू बी रिएक्टेंट बिकॉज़ इट अमाउंट्स बिकम्स जीरो एंड द रिएक्शन देयरफॉर स्टॉप्स बिफोर द अदर रिएक्टेंट। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट वो हो गया। ओके, एग्जांपल देखिए, 3 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज मिक्सिंग विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्टिंग ओवर सल्फर SO3, which one is limiting reagent। ओके, तो यहाँ पर पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 2SO2 plus O2 gives 2SO2। ओके, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अबाउट रिएक्शन 2 मोल्स SO2 रिएक्टर बना रहे हैं SO3। ओके, 2 moles of SO3 बनने के लिए 2 moles of SO2 जा रहे हैं। ओके, तो amount of SO3 that can be formed means 3 mole of SO2 means 3 mole of SO2 divided by SO2 gives 3 mole of। ओके, तो ऐसे पता चला। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट देखा, ओके, SO2 is a limiting reagent means यहाँ पर 2 SO2 यहाँ पर 2 SO2 है और यहाँ पर O2 है, यहाँ पर 2 SO2 फॉर्म कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर O2 तो अभी पेंडिंग है, O2 अभी है यहाँ पर, लेकिन जो SAP था O2 था, O2 यहाँ से एक ऑक्सीजन इसने ले लिया, मींस SO3 यहाँ पर तो फॉर्म हो गया, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन अभी भी है, मींस जो पहले खत्म हुआ वो हमारा हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो इसे ऐसे ढूंढना पड़ेगा डेफिनेशन। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट व्हिच गिव्स द स्मॉलेस्ट अमाउंट, इन दिस केस SO2 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ऐसे ही एग्जांपल्स है, ऐसे एग्जांपल्स एक बार देख लेना कि कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जांपल्स कर लेना, इजी है सब। ओके, और यहाँ पर हम हमारा चैप्टर ओवर करते हैं जो कि है फर्स्ट चैप्टर क्या। ओके, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का और यहाँ पर वो खत्म होता है। इससे हमने देखा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसके एग्जांपल्स बने हो सके उतना ज्यादा करना।